लोग कहते हैं कि 10 टाइगर्स भी मिलकर एक लायन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन पुरानी कहावत है कि टाइगर हॉल ऑफ ऑनर में बैठता है और लायन गेट पे गार्ड करता है। लोग टाइगर को इविल का सिंबल और लायन को जस्टिस का सिंबल समझते हैं, लेकिन असली किंग टाइगर ही होता है। मैं दोबारा जन्म लेता हूँ आयरन पीक जू में एक मोटे टाइगर के रूप में। रोज कीपर्स मुझे खाना देते हैं, लेकिन मैं एक भी बाइट नहीं लेता और खुद को एक इंसेन डाइट पे डाल देता हूँ, क्योंकि 6 महीने बाद एक सोलर स्टॉर्म आने वाला है जो हर लिविंग क्रीचर को मॉन्स्टर बना देगा। मेरी पिछली लाइफ में इसी जू में 2 किंग लेवल बीस्ट्स पैदा हुए थे, एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो बाद में अबिस टाइटन क्रॉक बना और एक चिंपैंजी जो सैवेज एप फील्ड बन गया। बाकी सारे एनिमल्स उनका खाना बन गए थे। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे पहले अटैक करना होगा और उन्हें म्यूटेट होने से पहले ही खत्म करना होगा, क्योंकि मैं ही किंग ऑफ ऑल बीस्ट्स हूं। अभी के लिए वो दोनों वीक हैं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। मैं पूरा इनक्लोजर का सबसे मोटा टाइगर हूँ। 100 दिन बचे हैं म्यूटेशन के लिए और आज से मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। सुबह 10 बजे जेक हमेशा की तरह चिकन लेग्स लेकर आता है, मेरा फेवरेट, जूसी और टेंडर। पहले मैं सब खत्म कर देता था, लेकिन आज मैं सिर घुमा देता हूँ। जेक कंफ्यूज हो जाता है और टेस्ट करता है, लेकिन मैं सीधा चल देता हूँ। वो बोलता है आज इस मोटे टाइगर को क्या हो गया, और चला जाता है। मैं अपनी लार रोकता हूँ और ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। एनक्लोजर छोटा है लेकिन रनिंग के लिए इनफ है। मैं एक साइड से दूसरी साइड भागता हूँ, रुकता हूँ और वापस दौड़ता हूँ बार बार। हर स्टेप पे लगता है जैसे पत्थर उठा के भाग रहा हूँ, लेकिन मैं रुकता नहीं। जब रनिंग से थक जाता हूँ तो फेक ट्री पे चढ़ने लगता हूँ और अपने आप को फोर्स से ऊपर खींचता हूँ। मेरे लिए ये प्योर टॉर्चर है। लोग देखने लगते हैं और बोलते हैं देखो मोटा टाइगर भाग रहा है, ट्री पे चढ़ रहा है, क्या ये वेट लूज कर रहा है, कितना क्यूट है, वीडियो बनाओ। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रेक के टाइम मैं फेंस के पार देखता हूँ और अपने 2 टारगेट्स पे फोकस करता हूँ। पहला सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो 5 मीटर लंबा है और दिन भर धूप में पड़ा रहता है। मेरी पिछली लाइफ में ये अबिस टाइटन क्रॉक बना था जिसका बॉडी आयरन जैसा हो गया था और उसने एक बाइट में 3 म्यूटेटेड वुल्व्स को मार दिया था। ये मेरा नंबर 1 टारगेट है। दूसरा चिंपैंजी जो अभी बनाना मांगता है, लेकिन बाद में सैवेज एप फील्ड बनेगा, जिसके पास मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ और हाई इंटेलिजेंस होगी, और उसने बर्ड जोन के सारे क्रीचर्स को मार दिया था। ये दोनों म्यूटेट होने से पहले मरने चाहिए। मैं काउंट करता हूँ 99 दिन बचे हैं दुनिया के एंड के लिए। शाम तक मैं जमीन पे गिर जाता हूँ और सांस फूल रही होती है, लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ। अगर मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँ तो मैं एक पावरफुल टाइगर बन जाऊंगा। तभी मैं नोटिस करता हूँ कि क्रोकोडाइल मुझे घूर रहा है और उसकी आंखों में कुछ अजीब और डरावना है। अगले 20 दिन में अपनी लिमिट क्रॉस कर देता हूँ। सुबह से पहले ट्रेनिंग, रनिंग 10 सेट से 50 सेट्स, ट्री क्लाइंबिंग से पुलअप्स, खाने का सिर्फ 1/3 और सिर्फ लीन मीट, चिकन लेग्स अनटच्ड। जेक टेंशन में आ जाता है और सोचता है मैं बीमार हूँ, इसलिए वो वेटरिनेरियन को बुला लेता है चेकअप के लिए। सब कुछ नॉर्मल आता है। स्केल के नंबर्स गिरते जा रहे हैं। 320 पाउंड से 300, फिर 280। बेली फैट मेल्ट होने लगता है और मसल्स वापस दिखने लगते हैं। मुझे फील होता है कि मेरी पुरानी एक्सप्लोसिव पावर वापस आ रही है। डे 21 की सुबह मैं पूल के पास खड़ा होता हूँ और अपना रिफ्लेक्शन देखता हूँ। वो मोटा टाइगर गायब हो चुका है। उसकी जगह एक लीन और पावरफुल प्रेडेटर खड़ा है। मैं फुल स्पीड लंच टेस्ट करता हूँ, पहले से डबल स्पीड। मैं कहता हूँ अब टाइम आ गया है मूव करने का। मैं सिक्योरिटी के पेट्रोल पैटर्न स्टडी करता हूँ। रात 11 बजे और सुबह 3 बजे राउंड्स होते हैं। कैमरास हर जगह है, लेकिन एक ब्लाइंड स्पॉट है। टाइगर हैबिटेट के वेस्ट साइड का पुराना वायर फेंस जो ब्रांचेस के नीचे छिपा हुआ है और कैमरा रेंज से बाहर है। वो फेंस सालों से रस्ट हो रहा है और मैं छुपके से उसे क्लॉज से टेस्ट करता रहा हूँ। एक स्ट्रॉन्ग पुश में वो टूट सकता है। डे 25 की रात मेरा चांस आ जाता है। वेदर फोरकास्ट सही होता है और एक वायलेंट रेन स्टॉर्म आता है। थंडर और लाइटनिंग पूरे जू को हिला देते हैं। ऐसे वेदर में सर्वेलेंस फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और कोई गार्ड भी प्रॉपरली चेक नहीं करेगा। रात 2 बजे मैं थंडर के कवर में मूव करता हूँ और अपना पूरा वेट फेंस पे डाल देता हूँ। रस्टेड वायर तुरंत टूट जाता है और मैं बाहर निकल जाता हूँ। ठंडी बारिश लगती है, लेकिन मेरा खून गर्म है। मैं अपने प्लान्ड रूट से सब कैमरास अवॉइड करता हूँ और शैडो की तरह रेप्टाइल हाउस की तरफ बढ़ता हूँ। क्रोकोडाइल का पूल आउटडोर सेक्शन में है और इस टाइम वो पानी के नीचे रेस्ट कर रहा होगा। मैं बिना आवाज पानी में घुसता हूँ। ठंड लगती है, लेकिन मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। लाइटनिंग की एक फ्लैश में मुझे उसका बड़ा सा बॉडी पूल के बॉटम पे दिखाई देता है, बिल्कुल स्टिल। मैं सोचता हूँ एक क्लीन किल। मैं गहरी सांस लेता हूँ और डाइव करता हूँ। धीरे धीरे पास जाता हूँ। 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। जैसे ही मैं अटैक करने वाला होता हूँ, उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो सो रहा नहीं था। मैं बिना सोचे सीधा अटैक करता हूँ और उसकी गर्दन के पीछे जॉस जमाकर पकड़ लेता हूँ। क्रोकोडाइल वायलेंटली स्ट्रगल करता है। उसकी टेल स्टील विप की तरह मुझे लगती है। दर्द से ग्रिप टूटने वाली होती है, लेकिन मैं छोड़ता नहीं। हम दोनों पानी के अंदर रोल करते हैं। मेरी सांस रुक रही है, लेकिन मैं जानता हूँ ये मेरा एक ही चांस है। वो मुझे झटक के हटाने की कोशिश करता है। मैं अपना वेट उसे पिन करने में लगाता हूँ। वो सरफेस पे आना चाहता है। मैं उसे और नीचे खींच लेता हूँ। मुझे अपनी पिछली लाइफ याद आती है।
सबसे डेंजरस क्रोकोडाइल को भी सांस चाहिए होती है और मैं उससे ज्यादा देर तक ब्रेथ होल्ड कर सकता हूँ। यही मेरा एडवांटेज है। 1 मिनट, 2, 3, धीरे धीरे उसकी स्ट्रगल खत्म हो जाती है और वो बिल्कुल स्टिल हो जाता है। मैं ग्रिप छोड़ता हूँ और बॉडी को सरफेस तक खींच लाता हूँ। जोर जोर से सांस लेता हूँ। बारिश चल रही है, थंडर चल रहा है और किसी को पता नहीं क्या हुआ। मैं अपने क्लॉज से उसके बॉडी पे मार्क्स बनाता हूँ और ब्लड को रॉक्स पे स्मीयर करता हूँ ताकि लगे वो बाहर निकल के स्लिप हुआ और मर गया। काम खत्म। मैं जल्दी से वापस अपने रूट से टाइगर हैबिटेट में आता हूँ और फेंस को वापस सेट कर देता हूँ ताकि नॉर्मल लगे। सुबह होने वाली होती है। मैं कोने में सोया हुआ एक्ट करता हूँ। अगली सुबह रेप्टाइल हाउस से एक कीपर की चीख सुनाई देती है। मैं बार्स के पास जाके देखता हूँ। स्टाफ पूल के पास जमा है और बात कर रहे हैं। कोई बोलता है शायद बुढ़ा हो गया था और रात में बाहर आके स्लिप कर गया। कोई बोलता है थंडर से डर गया होगा, बहुत बुरा हुआ। मैं आंखें बंद करता हूँ और काउंट करता हूँ। 75 दिन बचे हैं। अगला टारगेट चिंपैंजी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि जू के दूसरे साइड प्राइमेट जोन में चिंपैंजी मुझे दूर से देख रहा है और धीरे से ग्राउल कर रहा है। क्रोकोडाइल की डेथ के बाद नेक्स्ट डे जू डायरेक्टर खुद इंस्पेक्शन के लिए आता है। सेफ्टी चेक होता है। मैं देखता हूँ वो लोग क्रोकोडाइल पूल को बार बार चेक करते हैं और सर्वेलेंस फुटेज भी निकालते हैं। लकीली स्टॉर्म ने उस रात सिस्टम को सच में नॉकआउट कर दिया था। ज्यादातर फुटेज सिर्फ स्टैटिक थी, इसलिए एंड में उन्हें इसे एक्सीडेंट ही मानना पड़ा। लेकिन फिर भी जू ने सिक्योरिटी टाइट कर दी। पेट्रोल्स अब रात में 2 बार की जगह 4 बार होने लगे। नए कैमरास हर इंक्लोजर में लग गए, इंक्लूडिंग मेरा ब्लाइंड स्पॉट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि कीपर्स हर एनिमल पे एक्स्ट्रा नजर रखने लगे। जेक रोज आधा घंटा मेरे इंक्लोजर के बाहर खड़ा रहता है। अब मुझे और केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है वो है चिंपैंजी, जिसका नाम आयरन फिस्ट है। आयरन पीक जू का स्टार। वो साइन लैंग्वेज से कीपर्स से बात करता है, बिल्कुल 5 साल के बच्चे जैसी इंटेलिजेंस के साथ। क्रोकोडाइल के मरने के बाद से वो बहुत अग्रेसिव हो गया है। जब भी मैं प्राइमेट जोन के पास से गुजरता हूँ वो सीधा ग्लास वॉल पे चार्ज करता है, जोर जोर से मारने लगता है और कान फाड़ देने वाली चीख निकालता है। उसकी आंखों में सीधा सस्पिशन और हेट्रेड दिख रहा है, जैसे उसके इंस्टिंक्ट्स उसे बता रहे हों कि मैं एक थ्रेट हूँ। ये डेंजरस है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही कोई ना कोई नोटिस कर लेगा। मुझे सबको ये बिलीव करवाना होगा कि मैं एक नॉर्मल टाइगर हूँ, बिल्कुल हार्मलेस। इसलिए मैं एक्टिंग स्टार्ट करता हूँ, खाना बंद कर देता हूँ और पूरा दिन कोने में चुपचाप पड़ा रहता हूँ। जेक पैनिक हो जाता है और तुरंत वेट को बुला लेता है। वेट पूरा चेकअप करता है, टेम्परेचर, हार्ट बीट, ब्लड टेस्ट, सब कुछ। लेकिन सब नॉर्मल आता है। वो बोलता है शायद इमोशनल इशू हो। टाइगर्स को भी डिप्रेशन होता है। वेदर भी खराब चल रहा है, सनलाइट कम है, एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। मैं अपनी एक्टिंग परफेक्ट रखता हूँ, खड़ा होना भी मुश्किल दिखाता हूँ। जेक का दिल पिघल जाता है। वो मुझे बेस्ट बीफ ला के देता है और नए टॉयज भी डालता है एनक्लोजर में। मैं थोड़ा सा खाता हूँ बस दिखाने के लिए और फिर से सिक एक्ट करने लगता हूँ। 1 हफ्ते बाद सबको लगने लगता है कि मैं बस थोड़ा डाउन हूँ। इवन जू डायरेक्टर भी मुझे इग्नोर करने लगता है। सिक्योरिटी रूम का गार्ड भी मेरी कैमरा फीड देख के बिना सोचे दूसरी स्क्रीन पे स्विच कर देता है। लेकिन सिर्फ मुझे पता है कि रात को मैं क्या करता हूँ। रात के 3 बजे जैसे ही पेट्रोल गार्ड आगे बढ़ता है मैं तुरंत एक्टिव हो जाता हूँ। मैं एनक्लोजर के एक कोने में जाता हूँ जहाँ रफ कंक्रीट वॉल है और अपना पॉज जोर से उस पे घिसना स्टार्ट करता हूँ। स्क्रैच स्क्रैच की आवाज अंधेरे में गूंजती है। मैं रुकता नहीं जब तक मेरे क्लॉज रेजर शार्प ना हो जाए। लेफ्ट पॉ, राइट पॉ, बैक क्लॉज सब एकदम डेडली बना देता हूँ। उसके बाद मैं स्ट्राइक प्रैक्टिस करता हूँ। हवा में बार बार जंप करके अटैक एंगल कैलकुलेट करता हूँ और परफेक्ट किलिंग बाइट फाइंड करता हूँ। आयरन फिस्ट क्रोकोडाइल जैसा नहीं है। वो फास्ट है, पावरफुल है और इंटेलिजेंट भी। मुझे एक ही क्लीन किल करनी होगी वरना वो काउंटर करेगा। दिन में सिक एक्टिंग और रात में ट्रेनिंग। मैं अपनी लिमिट पुश करता हूँ। 60 दिन बचे हैं दुनिया के एंड के लिए। उस शाम में यूजुअल तरह डेड जैसा पड़ा होता हूँ जब प्राइमेट जोन से हंगामा सुनाई देता है। आयरन फिस्ट पागल हो चुका है। ग्लास पे लगी डेकोरेशंस तोड़ रहा है, अपना टायर टॉय फाड़ रहा है और कीपर पे अटैक कर देता है जो उसे काम करने की कोशिश कर रहा होता है। लोग बोलते हैं ये दिन ब दिन वर्स हो रहा है। शायद ये भी सिक है। इसे आइसोलेशन में डाल दो और विजिटर्स को दूर रखो। मैं बार्स के थ्रू उसे देखता हूँ और दूर से ही हमारी आंखें मिलती है। वो अपने दांत दिखा के लो ग्राउल करता है जैसे वॉर डिक्लेयर कर रहा हो। मैं भी अपनी आंखें सिकोड़ता हूँ और दांत दिखा के जवाब देता हूँ, आजा फिर, मैं रेडी हूँ। बस अभी नहीं, वक्त मैं चूज करूंगा। रात होती है और मैं फिर से अपने क्लॉज शार्प करता हूँ। कंक्रीट वॉल पे गहरी लाइंस पड़ चुकी हैं और मेरे क्लॉज मून लाइट में चमक रहे हैं। तभी अचानक पीए सिस्टम से अनाउंसमेंट आता है कि सब डिपार्टमेंट्स ध्यान दें। मीटियोरोलॉजिकल ब्यूरो ने वार्निंग दी है कि 3 दिन में हेवी हॉलिडे क्राउड आने वाला है और साथ में सीवियर वेदर भी होगा। ऑल स्टाफ प्लीज प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। जैसे ही अनाउंसमेंट आता है मैं रुक जाता हूँ। मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है। मैं कहता हूँ मौका आ गया है। 3 दिन पल भर में निकल जाते हैं और मैं हर सेकंड जू का लेआउट स्टडी करता हूँ।
टाइगर हैबिटेट से प्राइमेट जोन का सबसे छोटा रास्ता सेंट्रल प्लाजा से जाता है, लेकिन वहां कैमरा सबसे ज्यादा है। दूसरा रास्ता बैक हिल से बर्ड जोन के थ्रू साइड डोर तक जाता है, जहां 2 कैमरा ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। अगर मैं फास्ट मूव करूं तो बिना किसी के देखे टारगेट तक पहुंच सकता हूं। हॉलिडे वाले दिन जू पूरा पैक्ड होता है। सुबह 10 बजे तक 5000 से ज्यादा विजिटर्स आ चुके होते हैं। सेंट्रल प्लाजा में पेरेंट्स और बच्चे भरे पड़े हैं। हर तरफ शोर शराबा है। सिक्योरिटी गार्ड्स क्राउड मैनेज करने में इतने बिजी हैं कि सर्वेलेंस रूम तक देखने का टाइम नहीं है। सिक्योरिटी ऑफिस की विंडो से मैं देखता हूं, सिर्फ एक गार्ड है जो फोन में बिजी है। वेदर भी बदल रहा है, काले बादल आ रहे हैं और हवा भारी और गर्मी से भरी हुई लग रही है, जैसे स्टॉर्म आने वाला हो। मैं कहता हूं यही परफेक्ट मोमेंट है। दोपहर तक टाइगर हैबिटेट का व्यूइंग प्लेटफॉर्म लोगों से भर जाता है। एक स्कूल ग्रुप अपने टीचर के साथ आता है और बच्चे मुझे देख के बोलते हैं, ये टाइगर कितना पतला और सिक लग रहा है, बस पड़ा रहता है बोरिंग सा। मैं धीरे से खड़ा होता हूं और सब लोग फोन्स निकाल लेते हैं। मैं ग्लास वॉल के पास जाता हूं, जो 5 सेंटीमीटर थिक टेम्पर्ड ग्लास है, जो 1 टन तक फोर्स झेल सकता है। लेकिन मुझे इसका वीक पॉइंट पता है। मेरी पिछली लाइफ में अपोकलिप्स के टाइम ये ग्लास लोअर लेफ्ट कॉर्नर से क्रैक हुआ था, क्योंकि वहां के एंकर बोल्ट्स लूज थे। मुझे बस सही जगह फुल फोर्स से हिट करना है। मैं 10 स्टेप्स पीछे जाता हूं, बॉडी लो करता हूं और हंटिंग स्टांस में आ जाता हूं। क्राउड इसे शो समझ के चीयर करता है। टीचर बच्चों को पीछे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सीरियस नहीं लेता। मैं गहरी सांस लेता हूं, मेरी बॉडी का हर मसल टाइट हो जाता है और फिर मैं दौड़ता हूं। 300 पाउंड बॉडी वेट और फुल स्प्रिंट के साथ मैं सीधा ग्लास के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे टकराता हूं। इम्पैक्ट की आवाज पूरे एरिया में गूंजती है और ग्लास में स्पाइडर वेब क्रैक्स फैल जाते हैं। मैं रुकता नहीं, वापस पीछे जाता हूं और फिर से चार्ज करता हूं। सेकंड इम्पैक्ट, थर्ड इम्पैक्ट। लोग चिल्लाने लगते हैं, ओ माय गॉड, ग्लास टूटने वाला है, भागो। क्राउड में पैनिक मच जाता है। लोग बच्चों को उठा के भागने लगते हैं। कुछ लोग गिर जाते हैं। एक गार्ड मेरी तरफ भागता है और रेडियो पे चिल्लाता है, इमरजेंसी, टाइगर हैबिटेट में ग्लास टूट रहा है, ट्रैंकुलाइजर गन्स लाओ। मैं चौथी बार टकराता हूं और ग्लास फाइनली टूट जाता है। पूरा पैनल क्रैश के साथ गिर जाता है। मैं बाहर निकल जाता हूं और सब लोग अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। मैं किसी इंसान पे अटैक नहीं करता। एक जंप में क्राउड क्रॉस करता हूं और सीधा अपने प्लान्ड रूट पे दौड़ता हूं। पीछे अलार्म्स और शोर सुनाई देता है, लेकिन मैं रुकता नहीं। मैं मंकी हिल के पास से गुजरता हूं, जहां मंकीज डर के भाग जाते हैं। बर्ड जोन में बर्ड्स पैनिक में उड़ जाते हैं और आसमान काला पड़ जाता है। मैं बिजली की तरह दौड़ता हूं। 200 मीटर्स सिर्फ 30 सेकंड्स में। आगे प्राइमेट जोन का साइड डोर होता है, जो थोड़ा खुला है। किसी कीपर ने जल्दी में बंद नहीं किया। मैं उसे तोड़ के अंदर घुसता हूं। अंदर एक बड़ा हॉल है, जो रेन फॉरेस्ट जैसा बना हुआ है, फेक ट्रीज, वाइन्स और रोप्स के साथ। लेकिन अभी बिल्कुल खाली है, क्योंकि विजिटर्स इवैक्यूएट हो चुके हैं। मैं रुकता हूं और आसपास देखने लगता हूं। तभी ऊपर से एक लो ग्राउल आता है। मैं तुरंत ऊपर देखता हूं। आयरन फिस्ट 5 मीटर ऊपर ब्रांच पे बैठा है और मुझे घूर रहा है। वो मेरे सोच से भी बड़ा है, पूरा मसल से भरा हुआ। उसके हाथ ट्री ट्रंक जैसे मोटे हैं और उसके हाथ में एक आयरन रॉड है, जो कीपर्स उसकी ट्रेनिंग में यूज करते थे। अब वो उसे वेपन की तरह पकड़े हुए हैं। हम दोनों एक दूसरे को घूरते हैं और हवा बिल्कुल शांत हो जाती है। फिर आयरन फिस्ट अपना मुंह खोलता है, दांत दिखा के एक जोर की दहाड़ मारता है। ये चैलेंज है, वॉर की डिक्लेरेशन है, फाइनल वार्निंग है। मैं भी टाइगर की रोड से जवाब देता हूं और आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है। दूर से तेज कदमों की आवाज आ रही है। सिक्योरिटी ट्रैंकुलाइजर गन्स के साथ आ रही है। टाइम बहुत कम है। मैं अपनी बैक आर्च करता हूं, टेल टाइट करता हूं और रेडी हो जाता हूं। आयरन फिस्ट ब्रांच से जंप करके सीधा मेरे सामने 10 मीटर दूर लैंड करता है। आयरन रॉड उठाता है और फाइटिंग स्टैंस ले लेता है। किंग ऑफ बीस्ट्स वर्सेस लॉर्ड ऑफ प्राइमेट्स। ये फाइट डेथ तक चलेगी। आयरन फिस्ट पहला अटैक करता है। वो रॉड को ऊपर से मेरे सर पे मारते हुए स्विंग करता है, जैसे एक्स हो। रॉड हवा को चीर देती है और उसकी पावर मुझे फील हो जाती है। मैं सीधा हिट नहीं लेता, साइड में ट्विस्ट करता हूं और रॉड ग्राउंड पे लग के कंक्रीट तोड़ देती है। धूल का क्लाउड उठता है। उसकी स्पीड और पावर डेंजरस है। बिना म्यूटेशन के भी एक हिट मेरा स्कल क्रश कर देता। मुझे एक भी हिट नहीं लेना। आयरन फिस्ट रुकता नहीं। वो हॉरिजॉन्टल स्विंग करता है। मैं नीचे झुक के उसके लेग्स पे अटैक करता हूं और अपने क्लॉज उसकी थाई में घुसा देता हूं, जिससे डीप कट लगता है। वो दर्द से गरजता है और गुस्से में रॉड को मेरे स्पाइन पे मारते हुए नीचे लाता है। मैं लास्ट मोमेंट पे रोल करके बच जाता हूं और रॉड बस मेरे फर को टच करता है। ये फाइट रॉ है, कोई ट्रिक नहीं। एक गलती मतलब खत्म। आयरन फिस्ट रॉड छोड़ देता है, क्योंकि क्लोज कॉम्बैट में वो प्रॉब्लम बन रही है। वो अपने आर्म्स खोलता है और अपनी मस्कुलर बॉडी दिखा के रेडी होता है। वो इस फाइट को प्योर प्रिमिटिव तरीके से खत्म करना चाहता है। मैं उसके अराउंड घूमता हूं ओपनिंग ढूंढने के लिए, और वो भी मेरे साथ रोटेट करता है। हमेशा फ्रंट फेस रखता है। उसकी आंखों में इंटेलिजेंस है। वो समझ रहा है कि मैं नॉर्मल एनिमल नहीं हूं और मेरे मूव्स रीड कर रहा है।
कुछ सेकंड्स के टेंस स्टैंड ऑफ के बाद मैं अचानक मूव करता हूं और लेफ्ट साइड पे फेक अटैक करता हूं। आयरन फिस्ट तुरंत उस तरफ ब्लॉक करता है। बस वही चांस चाहिए था। मैं डायरेक्शन चेंज करके राइट से जंप करता हूं और अपने जॉज उसके शोल्डर में घुसा देता हूं। वो दर्द से चिल्लाता है और दोनों हाथों से मेरी गर्दन पकड़ के मुझे हटाने की कोशिश करता है। उसकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग है। मेरी सांस रुक रही है लेकिन मैं छोड़ता नहीं और जोर से बाइट करता हूं। वो मुझे झटकने की कोशिश करता है लेकिन मैं अपने चारों लिम्स से उससे चिपक जाता हूं। वो मेरा हाइंड लेग पकड़ के मुझे जमीन पे पटकता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार मेरी बॉडी अंदर से हिल जाती है लेकिन मैं छोड़ता नहीं, क्योंकि छोड़ना मतलब मरना। धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है। मैं चांस पकड़ता हूं, शोल्डर छोड़ के सीधा उसकी गर्दन पे बाइट करता हूं। ये फिनिशिंग मूव है, थ्रोट लॉक। मेरे दांत उसकी विंड पाइप में घुस जाते हैं। उसकी आंखें फैल जाती है और वो सांस लेने की कोशिश करता है लेकिन नहीं ले पाता। खून बहने लगता है और उसकी स्ट्रगल धीरे धीरे रुक जाती है और वो गिर जाता है। मैं ग्रिप छोड़ता हूं और जोर जोर से सांस लेता हूं। मेरी बॉडी बुरी तरह इंजर्ड है, रिब्स शायद टूट चुकी हैं और लेग से खून बह रहा है, लेकिन मैं जीत गया। दोनों किंग लेवल थ्रेट्स खत्म। तभी एंट्रेंस से तेज कदमों की आवाज आती है। गार्ड्स ट्रैंक्विलाइजर गन्स के साथ आ जाते हैं। मैं भागना चाहता हूं लेकिन बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है। पहला डार्ट मेरे लेग में लगता है, दूसरा शोल्डर में। सेडेटिव जल्दी इफेक्ट करता है। मेरी नजर धुंधली होने लगती है और बॉडी हैवी हो जाती है। मैं खड़े रहने की कोशिश करता हूं लेकिन गिर जाता हूं और होश खोने लगता हूं। अपनी आखिरी स्ट्रेंथ से मैं सिर उठाता हूं और स्काईलाइट की तरफ देखता हूं। वहां कुछ गलत है। आसमान में एक अजीब लाल रोशनी फैली हुई है। ये नॉर्मल सनसेट नहीं है बल्कि खून जैसा लाल रंग जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो लाल रोशनी पूरे आसमान में फैलने लगती है, जैसे खुद आसमान खून बहा रहा हो। ये गलत है। अभी 50 दिन बाकी थे। सोलर स्टॉर्म अभी नहीं आना चाहिए था। मैं सोचता हूँ क्या मैंने हिस्ट्री चेंज करके टाइमलाइन तोड़ दी। लाल रोशनी और इंटेंस होती जाती है जब तक पूरा स्काई खून जैसा लाल नहीं हो जाता। मैं स्ट्रगल करना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, लेकिन सेडेटिव पूरा कंट्रोल ले लेता है। मेरी आंखें भारी हो जाती हैं और बंद हो जाती हैं। होश जाने से पहले मेरा लास्ट थॉट होता है, सब खत्म हो गया, सब कुछ जल्दी हो गया। तेज दर्द मुझे वापस होश में लाता है। मैं आंखें खोलता हूँ और खुद को एक अननोन जगह में पाता हूँ। ये टाइगर हैबिटेट नहीं है बल्कि एक स्पेशल मेटल केज है जिसमें 10 सेंटीमीटर थिक वॉल्स और ऊपर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक ग्रिड है। ये जू का आइसोलेशन वार्ड है जो डेंजरस एनिमल्स के लिए होता है। मैं खड़ा होने की कोशिश करता हूँ लेकिन पूरी बॉडी दर्द से भर जाती है। आयरन फिस्ट के साथ फाइट का हैवी नुकसान हुआ है। 3 रिब्स टूट चुकी हैं, हिंड लेग से खून आ रहा है और लेफ्ट आई सूजा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा डर मुझे बाहर के आसमान से लगता है जो पूरा ब्लड रेड हो चुका है। नॉर्मल रेड नहीं बल्कि जलते हुए खून जैसा कलर। हवा में जलने की स्मेल है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। बाहर से कियोस की आवाज आ रही है, अलार्म्स और एनिमल्स की चीखें। सोलर स्टॉर्म आ चुका है और वो भी 50 दिन पहले। मैं खुद को खींच के विंडो तक लाता हूँ और बार्स के थ्रू बाहर देखता हूँ। जू में टोटल कियोस है। विजिटर्स भाग रहे हैं, सिक्योरिटी उन्हें गाइड कर रही है, लेकिन कई लोग गिर चुके हैं और उनकी बॉडीज चेंज हो रही हैं। किसी की स्किन पे स्केल्स आ रहे हैं तो किसी के फिंगर्स क्लॉज में बदल रहे हैं। म्यूटेशन स्टार्ट हो चुका है। तभी ये मेरे साथ भी होता है। मेरे अंदर से एक बर्निंग एनर्जी उठती है जो मोल्टन रॉक की तरह मेरी वेन्स में दौड़ती है। मैं अपने पेट की तरफ देखता हूँ तो स्किन के नीचे कुछ हिल रहा होता है। तब मुझे याद आता है कि मैंने आयरन फिस्ट का फ्लैश निगल लिया था और अब वो मेरे अंदर जल रहा है। अचानक अनबेरेबल पेन स्टार्ट होता है। मेरी बोन्स टूट के दोबारा बनने लगती हैं। हर एक बोन क्रैक और स्नैप करती है। मैं जमीन पे तड़पता हूँ। मेरे क्लॉज मेटल फ्लोर पे घिसते हैं। मेरा फर झड़ने लगता है और नीचे नई स्किन निकलती है जो नॉर्मल ऑरेंज नहीं बल्कि डीप ब्लैक है, जिसमें गोल्डन वेन्स चमक रही हैं जैसे लिविंग आर्मर हो। मेरी बॉडी फूलने लगती है। मसल्स ग्रो कर रहे हैं, बोन्स स्ट्रेच हो रहे हैं। 300 पाउंड से 400, 500, 600 तक बढ़ जाता हूँ। मेटल केज भी प्रेशर में आके आवाज करने लगता है जैसे टूट जाएगा। सबसे ज्यादा दर्द मेरे हेड में होता है। मेरा स्कल दोबारा शेप ले रहा है। फोरहेड से बोन के 2 रिजेस निकलते हैं जैसे क्राउन हो और मेरे दांत बड़े और शार्प हो जाते हैं, डैगर जितने लंबे। मेरी आंखों से खून जैसा आंसू निकलता है और विजन ब्लर से एकदम शार्प हो जाता है। मैं हवा में एनर्जी पार्टिकल्स देख सकता हूँ, वॉल्स में छोटी क्रैक्स और डोर के एनिमल्स की म्यूटेशन तक देख सकता हूँ। ये अवेकनिंग है। कितना टाइम गुजरा पता नहीं, लेकिन आखिर में दर्द कम हो जाता है। मैं जमीन पे पड़ा सांस लेता हूँ लेकिन फील करता हूँ कि मेरी बॉडी में पहले से कई गुना ज्यादा पावर है। मैं खड़ा होता हूँ और मेरा हेड लगभग 3 मीटर सीलिंग तक पहुंच जाता है। मैं अपनी बॉडी देखता हूँ जो अब एक जायंट बीस्ट बन चुकी है। ब्लैक और गोल्ड फर मेटल की तरह शाइन कर रहा है। मैं एक हल्का सा पॉ स्विंग करता हूँ और मेटल वॉल में गहरी लाइंस पड़ जाती हैं। ये पावर मेरी पिछली लाइफ से भी ज्यादा है।
अब मुझे समझ आता है, क्योंकि मैंने 2 किंग टियर बीस्ट्स को पहले ही मार दिया और आयरन फिस्ट का फ्लैश खा लिया। मैं जू का पहला क्रीचर हूँ जिसका अवेकनिंग कंप्लीट हो चुका है, जबकि बाकी सब अभी म्यूटेट हो रहे हैं। ये मेरा एडवांटेज है। तभी बाहर से एक डरावनी चीख सुनाई देती है। मेन विंडो के पास दौड़ता हूं और जो देखता हूं वो मेरा खून ठंडा कर देता है। जीब्रा एनक्लोजर में जो पहले शांत जीब्रास थे वो एक दूसरे को फाड़ रहे हैं। उनके दांत सेरेटेड हो चुके हैं और आंखें लाल चमक रही हैं। एक जीब्रा दूसरे की गर्दन काट के उसका फ्लैश पागलपन में खा रहा है। पीकॉक गार्डन में मोरों के फेदर्स स्टील ब्लेड्स बन गए हैं और वो पंख हिला के फेंसिंग को काट रहे हैं। मंकी हिल में मंकीज बड़े और डरावने मॉन्स्टर्स बन चुके हैं और अभी भी भाग रहे लोगों का शिकार कर रहे हैं। पूरा जू अब एक नरक बन चुका है। मैं गहरी सांस लेता हूं और मेटल केज के डोर पे जोर से टकराता हूं। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार में डोर टूट जाता है। मैं आइसोलेशन वार्ड से बाहर निकलता हूं और ब्लड रेड स्काई के नीचे खड़ा हो जाता हूं। दूर से म्यूटेटेड बीस्ट्स की दहाड़ सुनाई देती है, लेकिन मैं नहीं डरता क्योंकि अब मैं सबसे स्ट्रांग हूं। तभी मुझे एक हल्की हेल्प की आवाज सुनाई देती है, जेक की। वो ऑफिस बिल्डिंग में फंसा हुआ है। मैं 1 सेकंड के लिए रुकता हूं, फिर उसकी तरफ दौड़ पड़ता हूं। दया से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे इस जगह को जाने वाला एक इंसान चाहिए। मैं ऑफिस बिल्डिंग की तरफ स्प्रिंट करता हूं। हर स्टेप में 7-8 मीटर कवर करता हूं। मेरी स्पीड और पावर डरावनी है। जमीन हिलती है और पीछे गहरे क्लॉ मार्क्स छूट जाते हैं। रास्ते में हर जगह बॉडीज पड़ी हैं। लोग और गार्ड्स जो म्यूटेशन के बीच में फंस गए, उनके बॉडीज अजीब शेप्स में बदल गए हैं। किसी के टेंटिकल्स निकल आए हैं तो किसी का फेस फट के अंदर के दांत दिख रहे हैं। ये हाफ म्यूटेटेड लोग सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। न पूरे इंसान, न पूरे बीस्ट, बस जमीन पे तड़पते हुए। मैं उनके लिए नहीं रुकता और सीधा बिल्डिंग की तरफ बढ़ता हूँ। एक म्यूटेटेड जीब्रा मेरा रास्ता रोक लेता है। उसका साइज डबल हो चुका है और उसकी स्ट्राइप्स लाल हो गई हैं। उसके मुंह में सेरेटेड टीथ हैं और वो एक डेड बॉडी को चबा रहा है। वो मेरी आवाज सुन के सर उठाता है और लाल आंखों से मुझे देख के चार्ज करता है। मैं डॉज नहीं करता, सीधा उसकी तरफ दौड़ता हूँ और एक पॉ उसके सर पे मारते ही उसका स्कल क्रश हो जाता है। वो बिना आवाज के गिर जाता है। तब मैं नोटिस करता हूँ उसके फोरहेड से एक छोटा सा डार्क रेड ग्लोइंग क्रिस्टल निकलता है। मेरा बॉडी उसे देख के क्रेव करता है जैसे इंस्टिंक्ट हो। मैं उसे उठा के सीधा निगल लेता हूँ और तुरंत एक एनर्जी वेव मेरी बॉडी में फैल जाती है। मेरी वूंड्स हील होने लगती हैं, रिब्स ठीक हो जाती हैं और लेग का वूंड बंद हो जाता है। सिर्फ हीलिंग ही नहीं, बल्कि मेरी स्ट्रेंथ भी थोड़ी बढ़ जाती है। ये बीस्ट कोर है। पिछली लाइफ में सुना था कि म्यूटेटेड बीस्ट के मरने पर उसके स्कल में एक कोर बनता है जो उसकी एनर्जी का कंडेंस्ड फॉर्म होता है और उसे कंज्यूम करने से एवोल्यूशन फास्ट होती है। मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ। ऑफिस बिल्डिंग के बाहर लगभग 1 दर्जन म्यूटेटेड मंकीज जमा है, जो पहले छोटे थे लेकिन अब आदमी जितने बड़े हो गए हैं। उनके हाथ मोटे और पावरफुल हैं और वो डोर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जेक की आवाज 2nd फ्लोर से आती है, हेल्प हेल्प। मंकीज और भी एग्रेसिव हो जाते हैं और वॉल्स पे चढ़ने लगते हैं। मैं एक जोर की रोर करता हूं जो पूरे जू में गूंजती है। सब मंकीज 1 सेकंड के लिए रुकते हैं और मुझे देखते हैं। उनके अंदर का प्रे इंस्टिंक्ट उन्हें पीछे हटाता है, लेकिन म्यूटेशन का मैडनेस उन्हें फिर से अटैक करने पे मजबूर करता है और वो सब एक साथ मुझ पर टूट पड़ते हैं। ये एक तरह से स्लॉटर है। मैं उन्हें एक एक करके चीर देता हूं। मेरे हर क्लॉ स्वाइप में एक मंकी मर जाता है। उनके अटैक्स मुझ पर लगते हैं लेकिन सिर्फ हल्की लाइंस छोड़ते हैं। वो मेरी डिफेंस तोड़ नहीं पाते। 1 मिनट से कम टाइम में सब मंकीज खून में पड़े होते हैं। मैं जल्दी से उनके बीस्ट कोर्स कलेक्ट करता हूं और एक साथ 13 निगल लेता हूं। एनर्जी मेरी बॉडी में भरने लगती है। मैं फील करता हूं कि मेरी फाउंडेशन और स्ट्रांग हो रही है। जेक मुझे देख के बोलता है, तुम वही टाइगर हो ना? मैं उसकी तरफ देखता हूं और सर हिला देता हूं। जेक शॉक हो जाता है कि एक टाइगर ह्यूमन बात समझ रहा है और नॉट भी कर रहा है, लेकिन वो जल्दी खुद को संभाल लेता है। ये टाइम शॉक होने का नहीं है। वो नीचे भागता है और डोर खोलता है। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। उसकी आवाज कांप रही होती है। वो पूछता है, बाहर क्या हो रहा है? सब एनिमल्स मॉन्स्टर्स कैसे बन गए? लेकिन मेरे पास जवाब नहीं है। मैं अपने स्नाउट से उसे पुश करता हूं और फॉलो करने का सिग्नल देता हूं। मैं उसे जू के अंडरग्राउंड स्टोरेज में ले जाता हूं, जहां फूड, मेडिसिन, थिक वॉल्स और एक ही एंट्रेंस है जो डिफेंड करना इजी है। मैं उसे अंदर धकेल देता हूं और एक बड़ा आयरन कैबिनेट खींच के डोर के सामने लगा देता हूं। मैं अपने क्लॉज से फ्लोर पे लिखता हूं, यहीं रहो, बाहर मत आना। जेक लिखा हुआ पढ़ता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलता है, तुम सच में मुझे समझते हो, चिंता मत करो, मैं यहीं रहूंगा जब तक तुम वापस नहीं आते। मैं मुड़ता हूं और बाहर निकल जाता हूं, क्योंकि अभी भी बहुत म्यूटेटेड बीस्ट्स बाकी हैं जिन्हें खत्म करना है और बीस्ट कोर्स कलेक्ट करने हैं। मैं कुछ ही कदम चलता हूं कि अचानक रुक जाता हूं। हवा में एक गंदी बदबू है, सड़ी हुई लाश जैसी, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग और अननेचुरल। मैं उस स्मेल को फॉलो करता हूं और रेप्टाइल हाउस तक पहुंचता हूं। पूल का पानी काला हो चुका है और डेड फिश ऊपर तैर रहे हैं। बीच में कुछ हिल रहा है।
मैं पास जाता हूँ और देखता हूँ कि वो क्रोकोडाइल की लाश है जो वापस जिंदा हो रही है। उसका सड़ा हुआ फ्लैश दोबारा जुड़ रहा है और टूटी हुई बोन्स ठीक हो रही हैं। उसकी आंखों में ग्रीन गोस्ट फायर जल रही है और उससे मौत की बदबू आ रही है। ये अनडेड म्यूटेशन है। जिसे मैंने मारा था वो अब रेडिएशन में डूब के और भी डेंजरस फॉर्म में वापस आ गया है। वो आंखें खोलता है और सीधा मुझे देखता है। कैरियन क्रॉक धीरे धीरे पूल से बाहर आता है और हर स्टेप पे काला पानी उछलता है। उसका बॉडी अब लिविंग फ्लैश नहीं बल्कि एक चलती हुई लाश है जो सिर्फ रेडिएशन एनर्जी से चल रही है। उसकी स्केल्स के नीचे सफेद हड्डियां दिख रही हैं और ऑर्गन्स गायब हैं। चेस्ट के अंदर सिर्फ ग्रीन गोस्ट फायर जल रही है जो उसका कोर है और उसकी इमॉर्टैलिटी का सोर्स है। उसकी आंखों में कुछ नहीं है, बस जिंदा लोगों के लिए नफरत। मैं पीछे हट के फाइटिंग स्टांस लेता हूँ। ये चीज मेरी सोच से ज्यादा डेंजरस है। पिछली लाइफ का अबिस टाइटन क्रॉक स्ट्रॉन्ग था लेकिन वो जिंदा था। उसकी वीकनेसेस थी और उसे दर्द होता था, लेकिन ये क्रीचर लाइफ और डेथ के बीच की बाउंड्री क्रॉस कर चुका है। अचानक वो इतनी स्पीड से मूव करता है जो समझ से बाहर है। मैं साइड स्टेप करता हूँ और उसकी टेल मेरे पीछे के रॉक्स को तोड़ देती है। उसकी पावर कम से कम 3 गुना ज्यादा है। मैं उसके हेड पे पॉ स्ट्राइक करता हूँ। मेरे क्लॉज उसके सड़े हुए फ्लैश में घुस जाते हैं और स्कल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता। वो सीधा मेरे थ्रोट पे अटैक करता है। उसे दर्द का कोई असर नहीं होता और यही उसे सबसे डेंजरस बनाता है। मैं मुश्किल से बच पाता हूँ और उसके दांत बस मेरे फर को टच करते हैं। तभी डोर से इंसानों की चीख सुनाई देती है। गिफ्ट शॉप में कुछ लोग बचे हुए हैं। कैरियन क्रॉक उन्हें सुन लेता है और मुझे इग्नोर करके उनकी तरफ बढ़ता है। मैं गुस्सा होकर उसके पीछे भागता हूँ। वो बहुत फास्ट है और ग्लास डोर तोड़ के सीधा लोगों के बीच घुस जाता है। सब तरफ चीखें गूंजने लगती हैं। एक गार्ड इलेक्ट्रिक बटन से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्रॉक की टेल उसे हवा में उछाल देती है और वो वॉल से टकरा के मर जाता है। मैं जंप करके क्रॉक के हिंड लेग को पकड़ता हूँ और उसे पीछे खींचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझे इग्नोर करके लोगों को मार रहा होता है। एक औरत अपने बच्चे को पकड़ के काउंटर के पीछे छुपी होती है। क्रॉक एक ही झटके में काउंटर तोड़ देता है और मुंह खोलता है। मैं तुरंत उसका लेग छोड़ के उसकी टेल पकड़ लेता हूँ और अपना पूरा वेट पीछे डाल देता हूँ। फाइनली मैं उसे बाहर खींच लेता हूँ, लेकिन वो तुरंत घूम के डेथ रोल करता है और मैं भी उसके साथ घिसता हुआ जमीन पे घूमता हूँ जब तक 3 डस्टबिन से टकरा के रुक नहीं जाता। शॉप के सर्वाइवर्स उस मोमेंट का फायदा उठा के भाग जाते हैं, लेकिन 5 लोग पहले ही कैरियन क्रॉक के हाथ से मर चुके होते हैं। मैं मुश्किल से खड़ा होता हूँ। पूरी बॉडी पे चोट लगी है। कैरियन क्रॉक भी उठता है। उसके बॉडी पे अब डजन से ज्यादा गहरे जख्म हैं जहां से हड्डियां दिख रही हैं, लेकिन एक भी बूंद खून नहीं। सिर्फ सड़ा हुआ काला फ्लैश और कीड़े हिल रहे हैं। वो ना ब्लीड करता है, ना दर्द फील करता है, ना थकता है। ये मेरी पिछली लाइफ के अबिस टाइटन क्रॉक से भी 100 गुना ज्यादा डेंजरस है। वो फिर चार्ज करता है और इस बार अडेप्ट हो चुका है। बाइटिंग छोड़ के टेल अटैक्स यूज करता है। उसकी टेल स्टीम विप की तरह हवा को चीर के लगती है। मैं लेफ्ट राइट डॉज करता हूं, लेकिन 2 बार हिट लग जाता है और रिब्स में तेज दर्द होता है। मैं ऐसे ज्यादा देर नहीं लड़ सकता। मुझे इसकी वीकनेस ढूंढनी होगी। मैं ध्यान से ऑब्जर्व करता हूं और नोटिस करता हूं कि जब भी वो अटैक करता है उसके चेस्ट में ग्रीन गोस्ट फायर ज्यादा ब्राइट हो जाती है। वही उसका कोर है। अगर वो फायर डिस्ट्रॉय हो जाए तो ये हमेशा के लिए मर जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका रिब केज शील्ड की तरह उस कोर को प्रोटेक्ट कर रहा है और मेरी क्लॉज उस तक नहीं पहुंच पा रही। ऊपर से उसकी स्पीड मुझे पास आने का चांस नहीं देती। तभी वो अचानक रुकता है, हवा को स्मेल करता है और एक डायरेक्शन में बढ़ने लगता है। वो डायरेक्शन अंडरग्राउंड स्टोरेज की तरफ है जहां जेक छुपा है। ये जिंदा इंसान को सेंस कर सकता है और अब जेक को मारने जा रहा है। मुझे इसे रोकना ही होगा, लेकिन मेरी करंट स्ट्रेंथ से मैं इसे नहीं मार सकता। मुझे एक वेपन चाहिए, कुछ ऐसा जो उसके कोर को डिस्ट्रॉय कर सके। तब मुझे याद आता है जू का मेंटेनेंस यार्ड जहां हाई वोल्टेज इक्विपमेंट और टूल्स है। अगर मैं इसे वहां ले जा पाऊं तो इलेक्ट्रिसिटी और एक्सप्लोजन से इसका कोर डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा है। एक गलती और मैं भी उड़ जाऊंगा। तब तक कैरियन क्रॉक स्टोरेज डोर तक पहुंच चुका है और उसे तोड़ने लगता है। अंदर आयरन कैबिनेट हिल रहा है और जेक डर के मारे चिल्लाता है। मेरे पास सोचने का टाइम नहीं है। मैं चार्ज करता हूं और उसकी टेल पकड़ लेता हूं। पूरी स्ट्रेंथ से खींचता हूं। वो तुरंत मुड़ता है और मुझ पर अटैक करता है। मैं छोड़ के सीधा मेंटेनेंस यार्ड की तरफ भागता हूं। वो मेरे पीछे आता है और उसकी स्पीड मुझसे भी ज्यादा है। डिस्टेंस जल्दी कम हो रहा है। आगे मेंटेनेंस यार्ड दिख रहा है। हाई वोल्टेज के वार्निंग बोर्ड्स क्लियर दिख रहे हैं। मैं और तेज दौड़ता हूं। तभी उसके क्लॉज मेरे हाइंड लेग को पकड़ लेते हैं और फ्लैश फटने का दर्द होता है, लेकिन मैं रुकता नहीं क्योंकि रुकना मतलब मौत। 50 मीटर, 30, 10 और मैं यार्ड में घुस जाता हूं। वो मेरे बिल्कुल पीछे है। अब इस फाइट को खत्म करने का टाइम है। यार्ड एक ओपन एरिया है जहां 3 बड़े ट्रांसफॉर्मर यूनिट्स लगे हैं और आसपास टूल्स और ऑयल ड्रम्स पड़े हैं। ब्लड रेड स्काई के नीचे वार्निंग साइंस चमक रहे हैं। मैं ट्रांसफॉर्मर के पास जाता हूं और टर्न लेता हूं। कैरियन क्रॉक सीधा मेरी तरफ आता है। उसे कोई डेंजर फील नहीं होता। वो सिर्फ मुझे मारना चाहता है। वो जंप करता है और मैं साइड में हट जाता हूं। वो ट्रांसफॉर्मर से टकराता है और अलार्म बजने लगता है। स्पार्क्स निकलते हैं, लेकिन उस पर ज्यादा असर नहीं होता।
वो फिर से अटैक करता है। ये इनफ नहीं है, मुझे बड़ा ब्लास्ट चाहिए। पूरा सिस्टम शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। मैं आसपास देखता हूँ और ऑयल ड्रम्स पे नजर पड़ती है जो डीजल से भरे हुए हैं। मेरे दिमाग में प्लान बन जाता है। मैं जानबूझ के स्लो हो जाता हूँ ताकि वो पास आ सके। उसके क्लॉज फिर से मेरे लेग को पकड़ लेते हैं और मैं गिरने का नाटक करता हूँ और रोल होके सीधा ड्रम्स की तरफ जाता हूँ। वो मेरे ऊपर जंप करता है लेकिन मैं लास्ट मोमेंट पे साइड हो जाता हूँ और वो ड्रम्स से टकरा जाता है। ड्रम्स गिर जाते हैं और डीजल जमीन पर फैल जाता है। हवा में फ्यूल की स्मेल भर जाती है। कैरियन क्रॉक उस डीजल के पूल में खड़ा है और उसके चेस्ट की ग्रीन गोस्ट फायर और ब्राइट हो जाती है, जैसे डेंजर फील कर रहा। वो पीछे हटने लगता है लेकिन अब देर हो चुकी है। मैं ट्रांसफार्मर की तरफ दौड़ता हूँ और अपने क्लॉज से कंट्रोल पैनल को फाड़ देता हूँ। स्पार्क्स फटने लगते हैं, केबल्स टूट जाते हैं और हाई वोल्टेज करंट हवा में आर्क करने लगता है। इलेक्ट्रिसिटी डीजल के पूल को टच करते ही तुरंत आग लग जाती है और फ्लेम्स पूरे कैरियन क्रॉक को घेर लेती हैं। लेकिन आग का कोई असर नहीं होता क्योंकि उसका बॉडी ऑलरेडी सड़ा हुआ है। हीट उसके लिए मैटर ही नहीं करती। वो सीधा आग से बाहर निकल के मुझ पर अटैक करता है। तभी ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने लगता है। अंदर से क्रैक और पॉप की आवाज आती है, लेकिन ये अभी भी इनफ नहीं है। मुझे और पावर चाहिए। तभी अचानक मेरे अंदर कुछ जगता है। एक मेटालिक एनर्जी मेरी कोर से उठ के गले तक आती है। मेरा थ्रोट अजीब तरीके से वाइब्रेट करने लगता है और हवा में विजिबल रिपल्स बनने लगते हैं। ये मेरी नई एबिलिटी है, आयन रेजोनेंस रॉर। मैं गहरी सांस लेता हूँ और एक जबरदस्त रॉर छोड़ता हूँ। ये नॉर्मल टाइगर रॉर नहीं है, ये एक सोनिक अटैक है जिसमें मेटालिक रेजोनेंस मिक्स है। साउंड वेव एक फिजिकल फोर्स बन जाती है जो 1000 ब्लेड्स की तरह कैरियन क्रॉक को काटने लगती है। उसका सड़ा हुआ फ्लैश फटने लगता है, रिब्स टूट जाती हैं और उसका चेस्ट जोर से फट के खुल जाता है, जिससे ग्रीन घोस्ट फायर बाहर आ जाती है। इसी मोमेंट पे ट्रांसफार्मर फाइनल ब्लास्ट देता है। मैं तुरंत मुड़ के भागता हूँ और पीछे एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। आग का पिलर आसमान तक जाता है। हाई वोल्टेज करंट और ब्लास्ट मिलके एक डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म बना देते हैं। कैरियन क्रॉक उसमें फंस जाता है और एक आखिरी चीख निकालता है। उसका घोस्ट फायर फाइनली बुझ जाता है और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ब्लास्ट का शॉक वेव मुझे 10 मीटर दूर उछाल देता है और मैं जमीन पे गिरता हूँ। मेरा फर जल चुका होता है लेकिन मैं जिंदा हूँ। मैं मुश्किल से उठता हूँ और ब्लास्ट के सेंटर की तरफ देखता हूँ। क्रॉक का बॉडी टुकड़ों में बिखरा पड़ा है और ग्रीन फायर गायब है। वहां सिर्फ एक ब्लैक बीस्ट कोर पड़ा है जो नॉर्मल से बड़ा है। मैं उसे उठाता हूँ और निगल लेता हूँ। तुरंत मेरी पावर और बढ़ जाती है। मेरी वूंड्स हील हो जाती हैं और जला हुआ फर गिर के नया ब्लैक और गोल्ड फर आ जाता है। मेरी बॉडी और स्ट्रांग हो जाती है, मसल्स डेंस और क्लॉज और शार्प। मैं रेकेज के बीच खड़ा होकर आसमान की तरफ रॉर करता हूँ और आवाज पूरे जू में गूंज जाती है। हर म्यूटेटेड क्रीचर उस प्रेशर को फील करता है। ये एक किंग का अनाउंसमेंट है। अब इस टेरिटरी का सिर्फ एक रूलर है। मैं मेंटेनेंस यार्ड से निकल के जू के अंदर और आगे बढ़ता हूँ। अभी और बीस्ट्स को खत्म करना है और कोर्स कलेक्ट करने हैं। लेकिन कुछ ही कदम बाद मैं रुक जाता हूँ। आसमान में एक बड़ा शैडो दिखाई देता है। न क्लाउड न बर्ड, बल्कि एक ह्यूज क्रीचर जिसका विंग स्पैन 100 मीटर से ज्यादा लग रहा है। मैं सोचता हूँ मैंने अपनी पिछली लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा। क्या मैंने हिस्ट्री बदल दी है और दुनिया भी बदल गई है? वो शैडो क्लाउड्स में गायब हो जाता है, लेकिन अब क्लियर है कि बाहर की दुनिया बिल्कुल चेंज हो चुकी है। मैं फिर से जू क्लियर करना स्टार्ट करता हूँ। अगले कुछ घंटों में मैं पूरा जू साफ करता हूँ। म्यूटेटेड वल्चर्स, म्यूटेटेड बाइसन, एक्वेरियम के म्यूटेटेड शार्क्स सब मेरे शिकार बन जाते हैं। हर बीस्ट को मार के मैं उसका कोर लेता हूँ। जब मैं 50th बीस्ट कोर निगलता हूँ तो मेरी बॉडी फिर ट्रांसफॉर्म होती है। एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट अंदर होता है। मेरी बोन्स थंडर जैसी आवाज करती हैं। मेरा ब्लैक और गोल्ड फर और चमकने लगता है जैसे मेटल हो, और फोरहेड का बोन क्राउन और बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है जैसे किसी एम्परर का क्राउन। मेरा वेट 800 पाउंड्स हो जाता है। शोल्डर हाइट 2.5 मीटर और लेंथ 4 मीटर से ज्यादा। मैं एक चलती फिरती फोर्ट्रेस लगता हूँ। अब मैं आयरन गोल्ड बीस्ट किंग बन चुका हूँ। मैं फाइनल स्वीप के लिए सेंट्रल प्लाजा की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन रास्ते में एक नई प्रॉब्लम मिलती है। प्लांट्स भी म्यूटेट हो चुके हैं। प्लाजा का पुराना बनियन ट्री 3 गुना बड़ा हो गया है और उसकी ब्रांचेस टेंटिकल्स की तरह हिल रही हैं। ग्रास ब्लड रेड हो गया है और हर ब्लेड नाइफ जैसा शार्प है। रोजेस के पेटल्स दांत जैसे हो गए हैं और वो एक म्यूटेटेड माउस को खा रहे हैं। पूरा जू अब एक मैसिव डेड जोन बन चुका है। मैं म्यूटेटेड प्लांट्स के बीच से केयरफुली गुजरता हूँ और अंडरग्राउंड स्टोरेज तक पहुँचता हूँ। जेक अभी भी अंदर है। वो मेरे कदमों की आवाज सुन के डोर हल्का सा खोलता है और मुझे देख के बोलता है, तुम हो? वो मुझे देख के समझ जाता है कि मैं और स्ट्रांग हो चुका हूँ। मैं सर हिलाता हूँ और अपने क्लॉज से जमीन पे
लिखता हूँ, मैं जा रहा हूँ। जेक कुछ देर चुप रहता है, फिर बोलता है, मुझे समझ आ गया, यहाँ रहना अब सेफ नहीं है, तुम्हें एक बड़ी जगह चाहिए। वो अपनी पॉकेट से एक कीज का सेट निकालता है और कहता है, ये डायरेक्टर ऑफिस की कीज है। वहाँ एक सिटी का मैप है जिसमें सप्लाई लोकेशंस मार्क्ड है, अगर जरूरत हो तो उसे देख लेना। मैं कीज अपने मुंह में पकड़ता हूँ और उसे एक लास्ट बार देखता हूँ। जेक बोलता है, थैंक्स मुझे बचाने के लिए। अगर कभी ह्यूमैनिटी वापस आई तो मैं सबको बताऊंगा कि एक टाइगर था जिसने हमें प्रोटेक्ट किया। मैं मुड़ता हूँ और बिना पीछे देखे चला जाता हूँ। मैं डायरेक्टर ऑफिस तक पहुंचता हूँ और डोर अनलॉक करता हूँ। अंदर पूरा सिटी का मैप लगा होता है जिसमें मिलिट्री बेसेस, हॉस्पिटल्स और ग्रेन डिपोज सब मार्क्ड होते हैं। मैं मैप को याद कर लेता हूँ और बाहर निकल आता हूँ। मैं जू के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे चढ़ के बाहर देखता हूँ। जहाँ पहले लोगों की हंसी थी वहाँ अब सिर्फ तबाही है। जो एनिमल्स यहाँ रहते थे वो या तो मर चुके हैं या मॉन्स्टर्स बन चुके हैं। ये मेरा पहला बैटलफील्ड था रीबर्थ के बाद और अब ये पूरी तरह कॉन्कर हो चुका है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। इन दीवारों के बाहर मुझे फील हो रहा है कि और भी ज्यादा पावरफुल क्रीचर्स दुनिया में जाग चुके हैं, हर एक मुझसे भी ज्यादा डेंजरस। असली हंटिंग ग्राउंड अब बाहर है। मैं गहरी सांस लेता हूं और अपनी एनर्जी को चैनल करता हूं। आयरन रेजोनेंस रोर फिर से निकालता हूं और इस बार पहले से भी ज्यादा पावरफुल। साउंड वेव फिजिकल फोर्स बनके आसपास की सब विंडोज तोड़ देता है और पत्थरों को हवा में उड़ा देता है। ये मेरा डिक्लेरेशन है, मेरा फेयरवेल है। मेरी रोर पूरे जू से निकल के पूरे शहर में फैल जाती है। मैं थोड़ा रन अप लेता हूं और जंप करता हूं। 800 पाउंड का बॉडी आसानी से 5 मीटर की वॉल क्रॉस कर लेता है। मैं रोड पे लैंड करता हूं और एसफॉल्ट में गहरे निशान छोड़ देता हूं। मैं एक बार जू की तरफ देखता हूं जहां कुछ सर्वाइवर्स अभी भी शेल्टर में छुपे हुए हैं। वो मुझे देख के डर और रिस्पेक्ट से भर जाते हैं, लेकिन मैं उन्हें इग्नोर करता हूं। मैं मुड़ता हूं और शहर की तरफ चल पड़ता हूं। रोड्स पे अबैंडन्ड गाड़ियां पड़ी हैं, बिल्डिंग्स पे म्यूटेटेड वाइन्स चढ़ चुकी हैं। डोर से आवाजें आ रही हैं, कुछ इंसानों की और कुछ मॉन्स्टर्स की। आसमान अभी भी ब्लड रेड है और सूरज कहीं नहीं दिख रहा, सिर्फ वही अजीब लाल रोशनी सब पर छाई हुई है। मैं खाली सड़कों पे चल रहा हूं और हर कदम में पावर फील होती है। तभी आगे एक बिल्डिंग से एक जबरदस्त रॉर आती है जो डोमिनेंस और चैलेंज दोनों दिखाती है, जैसे कोई अपना टेरिटरी क्लेम कर रहा हो। मैं रुकता हूं और हल्का सा स्माइल करता हूं। आजा फिर देखते हैं इस बर्बाद शहर में कौन है जो मुझे रोक सकता है।